पिछले सेशन में हम लोग ने विस्तृत चर्चा किया था सुपर एन्युएशन के संबंध में। सुपर एन्युएशन में जो 60 साल की सेवा पूरी करते हैं उसके बाद जो रिटायरमेंट होता है उसको सुपर एन्युएशन कहते हैं। उसमें क्या क्या देय होता है इस पर चर्चा की। तो हम लोग पेंशन कितना मिलता है, 50%, फैमिली पेंशन 30%, इस पर हम लोगों ने डिटेल्स में चर्चा की। उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं कि और कितने तरह के पेंशन होते हैं, इस पर भी चर्चा क्लास में प्रभुकांत जी ने आप लोगों को बताया था। फैमिली पेंशन कितने तरह के होते हैं इस पर चर्चा हो गई है। हम समझते हैं कि दोबारा उसको करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हल्का फुल्का उसको हम लोग फिर से रिपीट कर लेते हैं। एक सुपर एन्युएशन पेंशन हुआ जो 60 साल के बाद जो रिटायर करते हैं उनको सुपर एन्युएशन करते हैं। और जो 60 साल से पहले रिटायर कर जाते हैं, चाहे किसी भी कारण से, VRS हो, चाहे डिपार्टमेंट अगर उसको फोर्स रिटायरमेंट करते हैं तो उसको रिटायरिंग पेंशन करते हैं। जो 60 साल की सेवा से पहले जो रिटायर करते हैं उनको रिटायरिंग पेंशन करते हैं। और इस तरह से VRS हुआ जो कोई एम्प्लॉय अगर देना चाहे, वॉलंटरी उसको कहते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट। कोई एम्प्लॉय अपनी स्वेच्छा से 60 साल की सेवा से पहले अगर देना चाहते हैं तो उसको VRS करते हैं। और कई तरह के पेंशन पे पहले चर्चा हो गई है। हम लोगों ने पहले चर्चा शुरू किया था पेंशन विभाग में काम किस तरह से प्रश्न कार्मिक विभाग के द्वारा जब आती है फाइल कैसे हम लोग करते हैं, इसको 3 भाग में हम लोगों ने बांटा था। रिटायरमेंट के पहले, रिटायरमेंट के दिन और रिटायरमेंट के बाद। तो रिटायरमेंट के पहले क्या होता है कि फाइल जब आती है सर्विस रिकॉर्ड, उसमें ज्वाइनिंग के डेट से लेके रिटायरमेंट तक सारी चीज़ों को लेखा विभाग में जांच की जाती है। कब इनका ट्रांसफर हुआ, कब ये छुट्टी लिए, कब ये LWP लिए, इस सब के आधार पर हम लोग क्वालिफाइंग सर्विस निकालते हैं, जिनके आधार पर उनको रिटायरमेंट समय क्या क्या दे होता है उसका कैलकुलेशन करते हैं। और किसी तरह का पेनाल्टी वगैरह तो नहीं है, ये सब चेक करते हैं। मीडिया क्लियरेंस वगैरह देखते हैं और विजिलेंस क्लियरेंस देखते हैं। उसके बाद हम लोग रिटायरमेंट के दिन इतना जब चेक हो जाता है, लेखा विभाग के द्वारा उसका सत्यापन करके फिर फाइल लौटा दी जाती है वेटिंग करके कार्मिक विभाग को। फिर वो बिल बना के भेजते हैं जो उस दिन रिटायरमेंट के दिन उनको क्या क्या दे होता है, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और उस जिस रिटायरमेंट के दिन उनको क्या क्या दे मिलता है, तो उसमें हो गया DCRG हो गया। उसके बाद कम्युटेशन जो हम लोग ने पिछले बार चर्चा किया था कि ये क्या कम्युटेशन, ये तो ऑप्शनल होता है, जो कर्मचारी ऑप्ट कर सकते हैं, यस या नो। अगर ऑप्ट करते हैं तो कम्युटेशन का जो पेमेंट होता है जो 40% कम्यूट कराते हैं, जिनको बहुत चाल की भाषा में कहते हैं कि बेच दें, तो उनका एक मुश्त जो अमाउंट रिटायरमेंट के समय मिलता है जिसकी कटौती 15 साल तक होती है। हम लोग ने चर्चा किया था पिछली बार, जो कि रिटायरमेंट के अगले महीने से शुरू होता है और 15 साल तक कटौती होती है। यदि इस बीच में अगर एम्प्लॉय एक्सपायर कर जाते हैं तो उनका कम्युटेशन का जो अमाउंट है वह फैमिली पेंशन से नहीं कटता है। तो अभी हम लोग चर्चा करेंगे सेवानिवृत्ति के दिन क्या क्या उनको मिलता है। पहला हो गया DCRG, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी, इसका फुल फॉर्म है डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी, शॉर्ट फॉर्म इसका DCRG। पहला पेमेंट ये हो गया। दूसरा हो गया कम्युटेशन, जो पेंशन को हम लोग जो बेचते हैं उसका एक मुश्त जो हम लोग पे करते हैं, दूसरा ये हो गया। तीसरा हो गया GIS, जो ग्रुप इंश्योरेंस होता है, जो 30 रुपया और 2T का 15 रुपया, क्लास 3 का 30 रुपया, 2B का 60, 120 ऐसे कटता है, उसका पेमेंट भी हम लोग रिटायरमेंट के समय करते हैं। तीसरा ये अमाउंट हो गया। चौथा हो गया लीव इन कैशमेंट, जो एम्प्लॉय के खाते में जितनी छुट्टी रहती है उसका हम लोग इन कैश करते हैं रिटायरमेंट के दिन। मैक्सिमम इसका 300 दिन होता है, उससे कम है उससे जितना उनके खाते में लीव रहेगा उसी के हिसाब से उनका इनकैशमेंट होता है, जिसका लिमिट मैक्सिमम 300 दिन है, उससे कम भी होगा। इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे 300 दिन क्यों होता है, इस पर भी हम लोग इससे चर्चा करेंगे। तो अभी 4 चीज़ का पेमेंट हम लोग रिटायरमेंट के दिन करते हैं, DCRG, कम्युटेशन, GIS और लीव इन कैशमेंट। DCRG जो हम लोगों ने फुल फॉर्म बताया, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी, उसका मैक्सिमम लिमिट 20 लाख है, उससे कम जिनका जितना अमाउंट पड़ेगा उसका एक फार्मूला है, बेसिक पे
अभी बेसिक पे की बात कर रहे हैं, क्योंकि रिटायर अभी वो इम्प्लाई नहीं किया है, अभी बेसिक पेंशन की बात नहीं है, बेसिक पे प्लस डीए गुने डीए जो 17% अभी चल रहा है। और उसमें हम लोग क्वालिफाइड सर्विस देखते हैं, जो हम लोग ने वेट करके दिया था कि कितना सौ क्वालिफाइड सर्विस है। मान लीजिए कि 33 वर्ष वो सर्विस किया और साल 1 साल 6 महीना वो अगर लीव विदाउट पे है तो उसको माइनस कर लेते हैं। तो जो नेट क्वालिफाइड सर्विस होगा वो क्वालिफाइड सर्विस उसको कहते हैं, गुने 2/4 इसका फॉर्मूला है अमाउंट निकालने का। बेसिक पे गुने डीए गुने क्वालिफाइड सर्विस गुने 2/4, ये सुपर एनुएशन के केस में हुआ। अगर वो इम्प्लाई डेथ कर दिया, क्योंकि इसका फुल फॉर्म में ही आप देखेंगे डेथ कम, डेथ केस में भी और रिटायरमेंट केस में दोनों का एक ही साथ नाम जोड़ दिया गया है। सुपर एनुएशन के केस में जो अभी फॉर्मूला बताया हमने, बेसिक पे गुने डीए गुने क्वालिफाइड सर्विस गुने 2/4, ये हो गया सुपर एनुएशन केस में। अगर कोई इम्प्लाई डेथ कर जाता है, उनका जो सेटलमेंट होता है, जो पेमेंट करेंगे, वो होगा बेसिक पे गुने डीए प्लस क्वालिफाइड सर्विस गुने 2/2। उसमें 4 से भाग दिए थे, इसमें 2 से भाग, ये हो गया डेट केस। इस तरह से हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं कितना अमाउंट उनका आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोगों ने पिछला बार लिया था कि किसी का 40,000 बेसिक है रिटायरमेंट पे, उनका पेमेंट इस तरह से होगा 40,000 गुने 17 और 17% ये चल रहा है, गुने अगर उसका क्वालिफाइड सर्विस 30 नेट क्वालिफाइड सर्विस 30 गुने 30 गुने 2/4, ये सुपर एनुएशन में हो गया। वो अगर डेथ केस में बेसिक पे गुने डीए 17% मैंने 40,000 गुने 17% क्वालिफाइड सर्विस 30 गुने 2 भाग देंगे 2 से, ना इसका डबल हो जाएगा। ये तो हम लोग डीसीआरटी कैलकुलेशन का एक फॉर्मूला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कम्यूटेशन, कम्यूटेशन जो हम लोगों ने बताया था 40% जो पेंशन बेचते हैं उसका हम लोग एक मुश्त पेमेंट करते हैं, उसका एक चार्ट बना होगा। जो 60 साल रिटायर करते हैं उनका 61वां साल चार्ट बना हुआ है, उसमें जो 60 पर करेंगे उनका 61वां जस्ट आके वहीं पर हम लोग उसका कैलकुलेट करते हैं। उसका रेट अभी जो 60 पर करेंगे उनका है 8.194 गुने 12, 12 मंथ से इसको जमा करते हैं, यानी 98.328 ये रेट है। ये बेसिकली आप लोग को अभी इतना एग्जामिनेशन के पर्पज से तो नहीं, लेकिन हाँ ये कैलकुलेशन इसी बेस पे होता है। ठीक है, और तीसरा हो गया जीआईएस, जो हम लोगों ने चर्चा किया कि जो ग्रुप इंश्योरेंस का जो करता है, ग्रुप डी का 15 रुपया, ग्रुप सी का 30 रुपया और ग्रुप बी का 60 और 120 करता है। उसका भी एक चार्ट होता है, जिसका चार्ट बात कभी कभी रिवीजन पे आता है, मेरे ग्रुप से कितना पेमेंट करना है उसका पेमेंट करते हैं। और लिव इन कैशमेंट, लिव इन कैशमेंट में का फॉर्मूला है बेसिक पे प्लस डी। बेसिक पे अभी 40,000 था प्लस 17% डी हुआ, उसमें हम लोग नंबर ऑफ डेट्स मान ली कि 300 दिन अगर किसी के लीव अकाउंट में रखा है उनका, तो 30 गुने 300/30, इस तरह से हम लोग उसका लिव इन कैशमेंट का अमाउंट निकालते हैं। इसमें और चर्चा हम करना चाहिए 300 दिन ही मैक्सिमम क्यों लिया है। लीव आप लोग जानते होंगे कि 2 तरह का रिकॉर्डेड लीव होता है, एलएचएपी और एलएपी। एलएपी दोनों का हम लोग जो काउंटर रखते हैं लीव अकाउंट का, वो कैलेंडर ईयर से चलता है। जनरली हम लोग का सारा काम फाइनेंशियल से चलता है, लेकिन लीव का जो हम लोग अकाउंट करते हैं सर्विस अकाउंट में, वो कैलेंडर ईयर के हिसाब से। जैसे 1 जनवरी जैसे ही आएगा, एम्प्लाई के लीव अकाउंट में 15 दिन एलएपी क्रिएट करते हैं एडवांस और 10 दिन एलएचपी क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हर महीने हम लोग हर 6 महीना पर, फिर जुलाई में करते हैं 15 दिन एलएपी क्रिएट करते हैं और 10 दिन एलएचपी क्रिएट करते हैं। बीच में जो छुट्टी लेते हैं वो माइनस होता है। इस तरह से लीव अकाउंट मेंटेन किया जाता है अकाउंट्स में। तो ये मैक्सिमम 300 दिन तक ही जाता है
किसी का अगर 10 साल हो गया, 12 साल जो भी हो सर्विस हो गया, 300 जिस दिन पूरा हो जाएगा उसके बाद मान लीजिए दिसंबर तक उनका 300 पूरा हो गया, अगले जनवरी में जब उनका लगेगा तो 300 प्लस 15। हेलो, जब जुलाई में वो अगर 15 अवेल नहीं किए तो वो 15 दिन लैप्स कर जाता है, यानी 300 ही मैक्सिमम क्रेडिट रहता है प्लस 15 दिन की एडवांस दिया जाता है, आप 6 महीना के अंदर में उसको अवेल कर लें। तो ये हम इसलिए चर्चा कर रहे थे 300 ही क्यों होता है, क्योंकि जो भी इम्प्लॉय होते हैं उनका मैक्सिमम 300 दिन ही क्रेडिट होता है, उसके बाद जो भी छुट्टी अगर वो नहीं अवेल करते हैं तो लैप्स कर जाता है। इसीलिए क्योंकि लीव अकाउंट पे हम लोग इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि क्यों 300 दिन इसको जस्टिफाई करना चाहते हैं, क्यों 300 दिन ही उनका लिविंग कैश में होता है। अभी एक नियम आया था जो बीच में 6 बार भी आप 2 साल का पीरियड है उसमें सर्विस पीरियड में भी आप ले सकते हैं, तो वो दूसरी चीज़ है। अभी पेंशन से रिटायरमेंट समय से कोई मतलब नहीं है, ये बीच में बाद में आया था जो 6 बार आप बीच में लिविंग कैश में करा सकते हैं। 2 साल का ईयर ब्लॉक बनाया हुआ है उसका सितंबर से, वो एक ईयर ब्लॉक में आप एक बार लीविंग कैशमेंट करा सकते हैं। तो लीविंग कैशमेंट का पेमेंट कैसे करते हैं ये क्लियर हो गया। बेसिक प्लस डी जो करंट अभी करंट चल रहा है डीए का, डीए की भी बात कर रहे हैं, डीआर की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी रिटायर नहीं किया है। पिछले बार हम लोगों ने चर्चा किया था कि डीए और डीआर में क्या अंतर है, तो अभी चूंकि रिटायर नहीं किया है, रिटायरमेंट लास्ट डेट होता है उस दिन क्या पेमेंट होता है, इसलिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं डीए का। रिटायरमेंट के बाद डीए सब खत्म हो जाता है, डीआर हो जाता है, डीआरनेस रिलीफ, इस पर हम लोगों ने पिछली चर्चा पिछले बार किया था। अभी डीए की बात करें, दोनों का परसेंटेज एक ही है, लेकिन ये टेक्निकली वर्ड जो है तो डीए अभी रिटायर नहीं किया है एम्प्लॉय, तो बेसिक पे की बात हो रही है। बेसिक पे प्लस डीए उन्हें नंबर ऑफ डेज जो उनके खाते में है और उसको भाग देते हैं 30, ये हो गए पेमेंट करने। यदि किसी एम्प्लॉय का 300 दिन पूरा नहीं होता, मान लीजिए कि 298 दिन या 295 जो भी कम हो रहा है, तो उसको एलएचपी अगर उसके खाते में है तो उसके डबल से उसको हम लोग करके, जैसे मान लीजिए कि 298 उसके खाते में है, 2 दिन घट रहा है, एलएचपी उसके पास 6, 7, 8 बचा है, ज़्यादा है बचा, तो जो बच रहा है 2 एलएपी अभी बच रहा है तो उसको 4 से उधर से एलएचपी से कन्वर्ट करके एलएपी में ले आएंगे, उसका हाफ से पेमेंट करेंगे। एलएचपी और कम्यूटेशन थोड़ा सा लीव रूट पे जा रहा है। एलएचपी और कम्यूटेशन में थोड़ा सा अंतर है। एलएचपी मतलब लीव ऑन हाफ पे, यदि कोई एम्प्लाई अगर एलएचपी लेते हैं तो उनको हाफ पे ही मिलेगा, लेकिन यदि उसको परिवर्तित अवकाश कम्यूटेशन कम्यूटेड उसको लीव करते हैं, कम्यूटेड लीव में कन्वर्ट करते हैं जो दुगुना से, जैसे मान लीजिए कि नॉन गस्टेड एम्प्लॉय के लिए 3 दिन तक पीएमसी अलाउ है, जैसा आप लोग जानते होंगे, 3 दिन तक प्राइवेट मेडिकल में आप दिखा सकते हैं। तो अगर आप 3 दिन का मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आते हैं, ज्वाइन करते हैं फिट होने के बाद, तो आप लोग लिखते हैं कम्यूटेड लीव। थोड़ा सा इसका चर्चा कर रहे हैं कम्यूटेड लीव क्यों करते हैं। वो माइनस होता है एलएचपी के अकाउंट से, लेकिन गुने 2 3 × 2 माने 6 दिन हम उसको माइनस करते हैं एलएचपी के अकाउंट से, क्योंकि 3 दिन ही एम्प्लॉय छुट्टी लिया लेकिन उसको 6 दी, क्योंकि एलएचपी को कन्वर्ट कर दिए हम लोग कम्यूटेड लीव। कम्यूटेड लीव आप लोगों ने समझ लिया, एलएचपी से कैसे कन्वर्ट करते हैं। जब भी उस प्रकार छुट्टी लेंगे हम लोग उसको एलएचपी कभी भी भूल के भी मत लीजिएगा, उसको कम्यूटेड लीव लिखा जाता है, परिवर्तित अवकाश, ठीक है। तो ये 4 पेमेंट हम लोग रिटायरमेंट के दिन जो रिटायर करते हैं एम्प्लॉय जो भी देश में, तो उनको 4 का पेमेंट हम लोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने पिछले सेशन में चर्चा किया था रिटायरमेंट के बाद क्या क्या मिलता है, उसको हम लोग इसकी चर्चा कर लिए थे। रिटायरमेंट के दिन हम लोग एक इतना पेमेंट करने के साथ साथ हम लोग एक पीपीओ जारी करते हैं, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, जो कि बैंक को जाता है। एक चीज़ और हम कर रहे हैं कि पेमेंट हम लोग पेंशन का जो है वो डायरेक्ट नहीं करते हैं, बैंक के थ्रू या पोस्ट ऑफिस के थ्रू, और पहले ट्रेजरी से भी होता था, 3 तरफ से हम लोग पेमेंट करते थे। जो अथॉरिटी हम लोग जारी करते थे पेंशन पेमेंट ऑर्डर, वो उसमें मेंशन रहता है कि कहाँ से लेंगे, वो एम्प्लॉय जब भर के देता है
बुकलेट ए और सी, इस पर हम लोगों ने चर्चा किया था। उसमें एम्प्लॉय द्वारा डिटेल्स दिया जाता है कि हम पेंशन कहाँ से लेंगे। उसमें डिटेल्स रहता है कि कौन सा बैंक है, IFSC कोड क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, और उस पेंशन PPO में सारा चीज़ डिटेल्स रहता है कि उनका पेंशन कितना होगा, फैमिली पेंशन कितना होगा। इन्हांस फैमिली पर भी हम लोग चर्चा कर लिए थे। इन्हांस फैमिली पेंशन कब तक देगा होगा, यदि रिटायरमेंट के बाद कोई एक्सपायर कर जाते हैं सुपरएनुएशन में, तो उनको कब तक इन्हांस फैमिली पेंशन देगा, ये सब PPO में लिखा रहता है। साथ ही बैंक का डिटेल्स रहता है, किस बैंक से पेंशन लेंगे, अकाउंट नंबर क्या होगा, ब्रांच क्या है, और IFSC कोड वगैरह सब इसमें रहते हैं। ये हम लोग फिर भेज देते हैं बैंक को, जो अगले महीने से उनको पेंशन स्टार्ट हो जाए, रिटायरमेंट के अगले महीने से पेंशन स्टार्ट हो जाए। अभी नया में फिर हार्ड कॉपी तो जाती ही है, साथ साथ PPO भी जाता है, इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टरी साइन होकर बैंक को जाता है। और अभी स्टार्ट ही हुआ है, पहले पहले भी हुआ था, फिर इस कारण से ड्रॉप हो गया था, फिर अभी 2 महीने से स्टार्ट हुआ है। और दोनों चीज़ हम लोग बैंक को या पोस्ट ऑफिस जिसको भी है भेज देते हैं। ट्रेजरी से भी पहले पेमेंट होता था, अब ट्रेजरी से लगभग अपने यहाँ तो नहीं है, और जिनका है उनको भी बोला जाता है कि आप बैंक से कर लीजिए, क्योंकि ट्रेजरी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू होता है, उसमें थोड़ा दिक्कत होती है। पोस्ट ऑफिस में भी थोड़ा सा ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि ब्रांच बहुत सारे पेंशनर हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जहाँ बैंक अवेलेबल, अब तो बैंक सब जगह अवेलेबल हो गया। तो पहले पोस्ट ऑफिस ही हुआ करता था, तो लोग पोस्ट ऑफिस से भी लेते थे। अभी भी पोस्ट ऑफिस से अच्छे खासे पेंशनर हैं अपने यहाँ। और PCR में बैंक से लगभग 85 हज़ार के आसपास पेंशन, 2,500 3,000 के आसपास पोस्ट ऑफिस से। ट्रेजरी का भी कुछ आता था जो अब बंद हो गया। तो 3 तरह से हम लोग पेमेंट, 3 माध्यम से हम लोग पेमेंट करते हैं। बैंक मोस्टली बैंक ही जाता है, जो नेशनलाइज बैंक है उसको आप कर सकते हैं। और स्टेट वाइज एक लिस्ट बना हुआ है जो रेलवे बोर्ड ने प्रोवाइड कराया है कि आप किस स्टेट में रहते हैं, तो उसमें नॉमिनेटेड बैंक है, उसको आप ऑप्ट कर सकते हैं, वहाँ से आपको उस बैंक को भेज दिया जाता है। और हर बैंक का एक सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर, जिसको CPPC कहते हैं, हर बैंक का एक बना हुआ है जो सिर्फ पेंशन का ही काम करता है। तो हर बैंक के CPPC को हम लोग भेज देते हैं PPO। उसके बाद वहाँ से फिर वो स्कैन होकर इस ब्रांच में वहाँ भी चला जाता है। ब्रांच में जाके पेंशनर कुछ फॉर्म भरने होते हैं, तो वो फॉर्म भरते हैं। PPO जब वहाँ अवेलेबल हो जाता है, उसके बाद अंडरटेकिंग फॉर्म है और जो भी फॉर्म वगैरह है जो बैंक प्रोवाइड कराता है, वो सब भरने के बाद पेंशन का स्टार्ट हो जाता है। तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि रिटायरमेंट के दिन क्या क्या मिलता है, 4 चीज़ मिलता है। तो इस एक बार हम लोग उसको रिपीट कर लेते हैं। DCRG, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी। तो नॉर्मली लोग ग्रेच्युटी बोलते हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म है डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी। इसमें दोनों चीज़ आते हैं, नाम में ही स्पष्ट है। डेथ केस में भी, रिटायरमेंट का दोनों का फॉर्मूला बता दिए, किस तरह से सुपरएनुएशन होता है और डेथ केस में कैसे होता है। ये हो गया DCRG। कम्यूटेशन जो ऑप्ट करते हैं कम्यूट कराने के लिए, उनका चार्ट बना हुआ है। उसका रेट 8.194 × 12, 12 मंथ गुना करते हैं, तो उसके आधार पर हम लोग उसका पेंशन निकालते हैं। जैसे जब हम लोग 40,000 का एक उदाहरण लिया था, तो उनका कम्यूटेशन कटेगा 8,000 रुपया। 8,000 गुने 98.328, यानी 7,86,624 रुपये। इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं। फॉर्मूला बता दिए उदाहरण के साथ भी। जो उनका कम्यूटेशन कटना है उसमें जो फैक्टर है, रेट है, उसके कितना पेमेंट है, वो जो अमाउंट आता है उसको ग्रेच्युटी के रूप में उसी समय पेमेंट कर देते हैं। इसका अगले महीने से उनका कटौती शुरू होती है, जो 15 साल तक चलती है। 15 साल के बाद वो रिस्टोर हो जाता है, यानी कि जो कटौती हो रही थी वो बंद हो जाएगी और जो अमाउंट है वो बेसिक पेंशन में जुड़ जाता है। इन केस दोनों 15 साल के बीच में कभी कोई एम्प्लॉय एक्सपायर कर जाते हैं, तो उनकी फैमिली पेंशन से कम्यूटेशन कटौती नहीं होती। कई बार हम लोगों ने चर्चा की, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और इसके पहले सेशन में कई तरह का चर्चा हुई, सुपरएनुएशन के हम लोग ने डिटेल्स समझ लिया। रिटायरी पेंशन, कई तरह के पेंशन होते हैं, सुपरएनुएशन ही मेनली होता है जो 60 साल की सेवा होती है।
पूरा करने के बाद जो रिटायर करते हैं उसको कंट्रीब्यूशन करते हैं। और इस 60 साल से पहले अगर कोई रिटायर करता है उसको रिटायरमेंट पेंशन करते हैं। कई तरह के DRS हो गया, कंपल्सरी हो गया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये सब जो भी है जो टाइप है वो इस पर कई पिछले सेशन में कई बार चर्चा हो चुकी है। और प्रत्येक पेंशनर को नवंबर में एक लाइफ सर्टिफिकेट बैंक में जमा करना होता है। पेंशनर जाते हैं बैंक में या पोस्ट ऑफिस जहाँ से भी जाते हैं, वो प्रत्येक साल नवंबर में अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते हैं कि हम जीवित हैं, इसका एक प्रमाण पत्र उनको देना पड़ता है। और उसके बाद वो बैंक को कंटिन्यू करती है। यदि कोई बैंक नवंबर में नहीं देता है तो बैंक या पोस्ट ऑफिस जो भी है वो उसके पेंशन को रोक देता है। फिर अगर वो एक्सपायर कर गए हैं इस बीच में तो फिर वो कागजात करते हैं कि कोई एक्सपायर किए, इस बीच का जो भी उनको पेंशन चला गया खाते में, क्योंकि जब पेंशन स्टार्ट होता है तो फिर नवंबर में ही चेक होता है बैंक द्वारा या पोस्ट ऑफिस द्वारा ये जीवित है या नहीं है, उसके बाद ही उनका फिर कंटिन्यू रहता है पैसा। हेलो, कोई प्रॉब्लम है? हेलो, ठीक। तो ये हो गया रिटायरमेंट के दिन क्या मिलेगा, किसके द्वारा मिलेगा, इस पर चर्चा होगी। अब एक हम लोग टाइप ऑफ पेंशन में हम लोगों ने चर्चा कर लिया। सुपरएनुअल हो गया, रिटायरमेंट पेंशन हो गया, DRS हो गया, उसके बाद डिपार्टमेंट द्वारा जो कंपल्सरी रिटायरमेंट मिलता है उसका हो गया। इनवैलिड पेंशन, कोई अगर रेल सेवक शारीरिक या मानसिक रूप से अगर शिथिल हो जाए, डॉक्टर उसको सर्टिफाई करते कि नहीं अब ये काम करने की स्थिति में नहीं है, तो उनको जो सेवानिवृत्ति दी जाती है उसको इनवैलिड पेंशन करते हैं। ये कई तरह के टाइप आपको पिछले क्लासेस में बताया गया है, तो इस पर ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अब एक पेंशन और आता है एक्सग्रेशिया पेंशन, जो 1/1/86 से पहले कोई अगर एक्सपायर कर गया, उनके विडो के लिए एक पेंशन व्यवस्था की गई, उसको एक्सग्रेशिया पेंशन कहते हैं। ये सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य से दिया गया था कि उनको वो CPF के तहत वो आते थे, कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम के तहत आते थे, उनको पेंशन नहीं दिया था। उस समय एक ऑप्शन दिया जाता था कि आप एक मुश्त आपको अमाउंट दे दिया जाएगा, उसके बाद पेंशन नहीं दिया जाएगा। उनके विडो के लिए कुछ व्यवस्था सरकार ने की कि नहीं, इनको भी कुछ दिया जाना चाहिए सामाजिक सुरक्षा के तहत से। एक लमसम अमाउंट उस समय किया गया, उस पर DR भी उनका एक अलग रेट है। अभी वर्तमान में उसका चेंज होते रहता है। अभी वर्तमान में ग्रुप डी के लिए जो विधवा है 645 प्लस DA 200 कुछ परसेंट अभी शायद 245 के आसपास होना चाहिए। उनका DR का एक अलग रेट आता है, और उनको ग्रुप डी को अलग, ग्रुप सी को अलग, ग्रुप बी को अलग, इस तरह से रेट उसका आता है। उसका एक अलग ही चैप्टर है, एक्सग्रेशिया उसका पेंशन, ठीक है। अब ये तो हो गई चर्चा, हम लोगों ने पेंशन का एक पूरा सिस्टम देख लिया कि किस तरह से पेंशन कार्मिक विभाग द्वारा आता है, इसकी सर्विस की रिकॉर्ड की जांच की जाती है, उसके बाद जो भी कमी बेसी है उसको ठीक कराया जाता है, सर्विस कंटिन्यूटी वगैरह देखी जाती है, सर्विस ब्रेक तो नहीं है, कुछ पीरियड उनका एंड हो कि नहीं है, ये सब चेक होने के बाद चली जाती है। फिर बिल बना कर भेजते हैं। बिल जब आ जाती है तो उसके बाद हम लोग पेमेंट करते हैं। 4 तरह का पेमेंट है जो हम लोग ने चर्चा किया। उसके बाद PPO जारी होता है, उसके बाद बैंक में चला जाता है, पोस्ट ऑफिस चला जाता है। ये तो हो गया एक पूरा प्रणाली कहिए पेंशन का, एक इस तरह से पेमेंट हम लोग लेखा विभाग में पेंशन का किस तरह से पूरी प्रक्रिया। और इसके बाद चूँकि लेखा विभाग में हम लोग काम करते हैं तो सिर्फ पेंशन PPO जारी करके और भेज दिए बैंक और पोस्ट ऑफिस, इतना ही पे हम लोग का काम खत्म नहीं होता। और ये तो हो गया हम लोग को पेंशन जो। अब हम लोग क्या करते हैं कि बैंक भी हम लोग चेक करना हम लोग का इंटरनल काम है।
पेंशन विभाग, लेखा विभाग में, कि जो हमने पीपीओ जारी किया था उस हिसाब से बैंक पेमेंट कर रहा है कि नहीं। जो हम, हाँ जी, एक चीज़ और इसमें जोड़ना चाहेंगे कि जब हम लोग बैंक को जब पेमेंट के लिए जब दे देते हैं पीपीओ, तो वो पेंशन स्टार्ट कर देता है। फिर वो हम अकाउंट से, अच्छा, इसके लिए हम लोग से कमीशन भी लेता है। ऐसा नहीं है कि बैंक फ्री में करता है, फिक्स अमाउंट है जो पर पेंशन के हिसाब से बैंक जो है सो क्लेम करता है, क्योंकि वो कमर्शियल है, वो फ्री में कोई सेवा देता नहीं। तो रेलवे फिर उसको कमीशन जितना पेमेंट करता है उस हिसाब से पेमेंट करती है। तो ये एक सिस्टम और हम थोड़ा सा इसमें जोड़ना चाहेंगे कि बैंक जब पेमेंट कर देती है तो वो आरबीआई नागपुर को एक एडवाइस देता है कि हमने ईसीआर पेंशन को इतना, पेंशनर को इतना, पेंशनर डिटेल्स के साथ उसको स्क्रॉल करते हैं, एक स्क्रॉल बना के भेजती है आरबीआई को कि हमने फलाने फलाने आदमी को, इनका अकाउंट नंबर ये था, पीपीओ नंबर ये था, इनका इतना बेसिक था, इस हिसाब से हमने पेमेंट किया। वो स्क्रॉल फिर आरबीआई को सबमिट करता है, इतना अमाउंट हमने इस रेलवे को दिया, इस रेलवे को, जिसका भी है वो अपना बना के भेजते हैं। आरबीआई क्या करती है कि हमारे पेंशन रेलवे के अकाउंट से डेबिट करके उनको भेज देता है। उनको तो पेमेंट हो गया, आरबीआई हमारे बिहाफ में, तो सबका अकाउंट रहता है आरबीआई में, वो जैसे ही सबमिट करेंगे सारे डिटेल्स के साथ, वो उतना अमाउंट रेलवे के खाते से डिडक्ट करके बैंक के पेड कर देते हैं। ये तो हो गया बैंक का पेमेंट जो किया उसको उनको उतना रिम्बर्स हो गया। अब वो स्क्रॉल फिर हम लोग को भेजता है पेंशन डिपार्टमेंट को, मैंने लेखा विभाग को, पेंशन विभाग को, कि हमने इतना पेमेंट कर दिया। वो डिटेल्स के साथ हमारे साथ सीपीटीसी जो सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर है सभी बैंक का, सभी बैंक से हमारे पास स्क्रॉल आते हैं। स्क्रॉल में पूरा डिटेल्स रहता है। फिर हम लोग का इंटरनल चेक यहाँ पे शुरू होता है कि जो हमने पीपीओ जारी किया था उस अकॉर्डिंगली वो पेमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कोई नमस तो नहीं है, कोई कम तो नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा भी तो नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओवर पेमेंट ही चेक करना है, लेस पेमेंट भी चेक करना है, जो हमारा सही है। तो हम लोग फिर इंटरनल चेक करते हैं, यहाँ पर कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो उसका एक रिपोर्ट बनाते हैं, फिर प्रत्येक बैंक को भेजते हैं कि हाँ जो हमने जारी किया था उस हिसाब से आपने पेमेंट नहीं किया, ये गलती है, आप ज़्यादा दे दिए हैं तो उसका डिडक्ट कीजिए, और अगर कम किए हैं तो उसको पेमेंट कीजिए। ये सिस्टम हो गया अकाउंट पेंशन में हम लोग इंटरनल चेक करते हैं। कुछ ये तो इंटरनल चेक हो गया। फिर हम लोग बैंक भी जाते हैं, जैसे अभी पीएफएस का बहुत ज़्यादा इस पर फोकस है कि नहीं, हम बैंक भी जाके उसको चेक करेंगे कि जो, चूँकि रिटायरमेंट तो दूसरे रेलवे से कर रहा है और पेंशन हमारे यहाँ ले रहा है। ईसीआर में जो बिहार का जुडिक्शन जो क्योंकि भौगोलिक है बिहार का, उसका जितना भी भले ही किसी भी रेलवे में पड़े उसका डेबिट ईसीआर एक्सेप्ट करता है। तो ऐसा तो नहीं कि हाँ, तो ये दूसरे रेलवे के भी पेंशनर का पेमेंट हमारे यहाँ, हमारे जो बिहार के आती हैं बैंक हैं वो कर रहे हैं। तो ये संभव नहीं है कि चूँकि हमारे यहाँ से जो रिटायर करेगा उनका पीपीओ लागू है हमारे डिवीजन में, चाहे तो जो भी है उसका तो, लेकिन जो दूसरे रेलवे से चेक किए हैं तो उनका तो चेक बैंक में जाके ही चेक हो सकता है। चाहे एक अर्बन वेस्टर्न रेलवे में एक अर्बन, वो भी रिकनसाइल करती है और एक रिकनसाइल करके डाटा भी देती है। उस हिसाब से भी हम लोग काम करते हैं उस पर कि हाँ ये अब सही होना चाहिए, बैंक ये पेमेंट कर रहा है, रिकनसाइल करके देता है, इस पर भी हम लोग चेक करते हैं। तो कई तरह का सिस्टम है जिससे हम लोग इंटरनल चेक करते हैं, और बैंक जाने की भी व्यवस्था है। रेलवे बोर्ड भी कहती है कि नहीं, आप बैंक में जाके फिजिकली पीपीओ को चेक कीजिए और पेमेंट जो कर रहा है बैंक उसको स्कोर के हिसाब से चेक कीजिए। अपने पीएफएस का भी बहुत ज़्यादा फोकस है कि नहीं, आप सारे बैंक को विजिट करेंगे, स्पॉट वेरिफिकेशन कराएंगे। टीम भी गठित हुई है, 10 टीम है जो डिवीजन से भी है, सभी बैंक में जाके चेक करना है। वो स्पॉट वेरिफिकेशन हो गया, वहाँ जाके बैंक में जाएंगे अकाउंट्स के प्रतिनिधि और पीपीओ निकाल के बैंक से डिमांड करेंगे कि हमको इतना स्कॉल ये पीपीओ दीजिए जो आपके यहाँ से पेमेंट हो रहा है। उसका फिर स्कॉल के हिसाब से चेक करेंगे, और सही है तो ठीक है, गलत है तो गलत में दो तरह का हो सकता है, ओवर पेमेंट हो सकता है, लेस पेमेंट हो सकता है, उसका फिर रिपोर्ट बना के देंगे। अभी बहुत सारा काम इस पर हो रहा है। तो ये हो गया हम लोग का लेखा विभाग में पेंशन में क्या क्या काम है। ठीक।
पोस्ट ऑफिस का भी इसी तरह से है। पोस्ट ऑफिस भी पेमेंट करती है, उसका भी डेबिट हम लोग का आता है पीएओ के द्वारा, उसका भी हम लोग यहाँ चेक करते हैं। जैसे बैंक का चेक हुआ वैसे पोस्ट ऑफिस का चेक करते हैं। ट्रेजरी का तो अब नहीं है अपने सारे पेंशनर बहुत पुराने। ट्रेजरी से पेमेंट बहुत पुराना होता था, पहले होता था, अब ट्रेजरी से अभी आज के डेट में नहीं है। तो मोस्टली बैंक से हो रहा है, उसके बाद पोस्ट ऑफिस हो रहा है। इस तरह से हम लोग पेमेंट करने के बाद अकाउंट्स ऑफिस में क्या चेक होता है, तो ये हो गया पेंशन अनुभाग का पूरा कार्य। इस तरह से हम लोगों ने पेंशन स्टार्ट करने से पहले क्या हम लोग ने चेक किया, पेंशन देने के दिन हम लोग ने उसी आधार में पेमेंट किए कि नहीं वो चेक करते हैं। जो हम लोगों ने वेटिंग किया था सब, जो कार्मिक विभाग से जो आया था, जो हम लोगों ने उसको ऑब्जर्वेशन लगा के जो वेट किए थे, वो सही से उसी अनुसार से बिल बना के भेजे कि नहीं। रिटायरमेंट के दिन जब उसका सेटलमेंट करते हैं तो उससे चेक करते हैं कि जो हमने चेक किया था सर्विस रिकॉर्ड को उस हिसाब से उन्होंने बिल बनाया कि नहीं। ये हम लोग का रिटायरमेंट यहाँ पे सेटलमेंट के चेक करते हैं, उस हिसाब से बिल वो भेजें कि नहीं। पेमेंट करते हैं, 4 तरह का पेमेंट हम लोग करते हैं, तो जिस पर डिटेल्स हम लोग चर्चा कर लिए। अब उसके बाद पेंशन कैसे स्टार्ट होता है इस पर भी चर्चा कर लिए। कितने तरह के पेंशन होते हैं इस पर भी पिछले कई लोगों ने, प्रधान जी ने भी चर्चा किया था। बहुत ज़्यादा इस पर डिटेल्स जाने की आवश्यकता नहीं है, इसको पॉइंट वाइज आप लोग नोट करते रहे। एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम या इसको नेशनल पेंशन सिस्टम भी अब नया, चूँकि प्राइवेट सेक्टर के लिए कहते इसका नाम चेंज हो गया नेशनल पेंशन सिस्टम। 1 जनवरी 2004 से लागू हुआ है। जो इसके बाद जो ज्वाइन किए हैं 1 जनवरी 2004 से तो न्यू पेंशन स्कीम में आ गए। उसके पहले जो भी ज्वाइन किए देश सेवा में वो ओल्ड पेंशन स्कीम, अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत कर रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत कई तरह के पेंशन होते हैं, सुपर एनुअल, रिटायरिंग पेंशन, वीआरएस, उसके बाद इनवैलिड पेंशन, कई 4-5 जो चीज़ें हैं उनकी चर्चा हो चुकी है। अब फैमिली पेंशन पर भी हम लोग चर्चा कर लिए कि फैमिली पेंशन किनको दे होगा। या तो स्पाउस जो रिटायर कर रहे हैं, यदि जेंट्स हैं तो उनकी वाइफ को मिलेगा, अगर लेडी एम्प्लॉय है तो उनके हस्बैंड को मिलेगा। इवन ये स्पाउस पहला तो उनका एक फैमिली पेंशन में ये हो गया। दूसरा, अगर उनके स्पाउस जीवित नहीं है तो या रिटायरमेंट के बाद भी अगर एक्सपायर कर जाते हैं एम्प्लॉय, उसके बाद भी उनके स्पाउस अगर कर जाते हैं, लेकिन बच्चा अगर मान उनका जो पुत्र है या पुत्री है तो उनको भी पेंशन देने का प्रावधान है। जो पुत्र है तो उनको 25 साल की उम्र तक फैमिली पेंशन दिया जाता है। यदि उससे पहले अगर वो जॉब में आ जाते हैं तो उनका स्टॉप हो जाएगा। पुत्री है जब तक उनकी शादी नहीं होती है तब तक उनको होगा। चीज़ और क्लियर करेंगे, रिटायरमेंट के दिन जो फैमिली का स्टेटस होगा उसी पर फैमिली पेंशन डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि बाद में फिर कोई नाम जुड़वाना चाहे तो ऐसा नहीं है। कई कई बाद में कोई दूसरी शादी कर लेता है, चाहे किस तरह के बहुत सारे केसेस मिलते हैं। उस तरह का जो रिटायरमेंट के दिन जो कंडीशन होगा उसी पर फैमिली पेंशन डिसाइड होता है। बाद में अगर किसी बच्चे का अगर जुड़वाना है तो फिर मान लीजिए कि उसके कोई जेंट्स एम्प्लॉय है, उनके पत्नी को तो है पीपीओ में वो डिटेल्स लिखाता है कौन कौन एलिजिबल, उनका डेट ऑफ बर्थ और सारा डिटेल्स। आजकल तो आधार कार्ड भी आ गया तो आधार कार्ड भी दिया रहता है, आधार कार्ड से डिटेल्स। तो पीपीओ में पूरा डिटेल्स रहता है कि किनको किनको फैमिली पेंशन मिलना है, कौन कौन है आज के डेट में आश्रित, डिपेंडेंट जो भी एम्प्लॉय पे हैं उनका डिटेल्स दिया रहता है, कब तक पेंशन उनको दे होगा, कब तक इन्हांस फैमिली पेंशन दे होगा, ये सब डिटेल्स पीपीओ में लिखा आता है। पीपीओ आप लोगों ने समझ लिया, पेंशन पेमेंट ऑर्डर जो हम लोग लेखा विभाग द्वारा जारी करते हैं रिटायरमेंट के बाद, कि इसी बेस पे बैंक या पोस्ट ऑफिस पेमेंट करती है, उसमें सारे डिटेल्स रहते हैं। ठीक है, तो ये सब पूरी प्रक्रिया आप समझ लिया होगा। इस तरह से अकाउंट्स ऑफिस में चेक होते हैं पेमेंट रिटायरमेंट के बाद जो पेमेंट पेंशन का रहती है उसको भी आप लोगों ने देख लिया, किस माध्यम से पेमेंट होता है इसको भी आप लोगों ने समझ लिया। और
पिछले बार हम लोगों ने चर्चा किया था कि रिटायरमेंट के बाद कम्यूटेशन और मेडिकल दोनों ऑप्शनल हैं। रिटायरमेंट के समय एम्प्लॉय को डिक्लेयर करना पड़ता है वो कम्यूटेशन पेंशन का कम्यूट कराएंगे या नहीं कराएंगे, मेडिकल लेंगे कि नहीं लेंगे, ये दोनों ऑप्शनल हैं। किस तरह से इसका कैलकुलेशन होता है ये भी बता दिए। किस तरह से पेंशन में ये मिलता है इस पर भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। बेसिक पेंशन प्लस डीआर जो टाइम टू टाइम बढ़ता है, अभी तत्काल में 17% है। जो इम्प्लाई को रेट मिलता है वही पेंशनर को भी मिलता है। अंतर ये कि इसका डी ए जो इम्प्लाई को मिलता है उसको डीआरएस अलाउंस करते हैं और जो पेंशनर को मिलता है उसको दिया करते हैं। हम चूंकि बार बार इसको इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि क्वेश्चन जो आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा इसी समय से आप क्वेश्चन तैयार होता है, इसलिए ऐसा नहीं कि आप सोचे तो रहे होंगे कि हम कई बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहा है। तो रिपीट करने का पर्पस ये है कि आपका कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी में से तैयार होना है, आपका कोई चीज़ छूट नहीं जाए, ठीक है। और ट्रेनिंग कराने का प्रशासन का पर्पस भी यही है कि क्योंकि आप जिस सेक्शन में काम कर रहे हैं उसके बारे में ही जानकारी आपको होगी। दूसरे सेक्शन के बारे में जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक आपको जानकारी उतना नहीं होगी। इस ट्रेनिंग का पर्पस यही है कि जब आप लेखा विभाग में ज्वाइन किए हैं तो आपको लेखा विभाग के सारे अनुभागों की जानकारी साथी तौर पर मोटा मोटी आपको जानकारी होनी चाहिए कि क्या क्या लेखा विभाग में काम होता है। और एक चीज़ और कि जो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट में जो डायरेक्ट बहाल होकर आते हैं उनके लिए ये कंपल्सरी है कि 2 चांस में उनको पास करना होता है, इसलिए इस चीज़ की अहमियता बढ़ जाती है। ट्रेनिंग इसलिए भी कराया जाता है प्रशासन द्वारा कि आपको लेखा विभाग के सारे अनुभाग की जानकारी आपको हो जाए। जीआरपी एक तरह से आप लोगों ने जब कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम दिया होगा तो उसमें है कि जीके जिसमें सारे चीज़ आते हैं, साइंस भी आता है, आर्ट्स भी आते हैं, जो भी है करंट अफेयर्स सारा चीज़ आता है। उसी तरह से हमारे अकाउंट्स का जीआरपी एक पूरा जनरल नॉलेज की तरह सारे सेक्शनों का उसमें क्या क्या काम होते हैं कहाँ कहाँ पे ये सारे डिटेल्स मैंने इसमें समाहित होते हैं। तो ये आपके जो जे में पहले उसको CG1 कहा जाता था पुराने ज़माने में, तो ये आप लोग के लिए है कि 2 चांस में आप लोग को पास करना होता है। पहले तो 2 चांस में अगर नहीं करते हैं तो तीसरा भी मिलता है जो परमिशन दिया है। पहले के समय में अगर कोई क्वालिफाई नहीं करते थे 2 बार में तो उनको रिवर्ट कर दिया था। बाद में ये मामला गया उन्होंने कहा कि जब ये RRB क्वालिफाई करके आए तो उनको आप हटा नहीं सकते। फिर कोर्ट ने व्यवस्था की कि नहीं ठीक है, आप RRB से जब आए हैं क्वालिफाइड तो हैं ही, आपके लेखा विभाग के लिए अगर ये फिट नहीं है तो फिर अकाउंट्स क्लर्क में दीजिए। तो फिर ये सिस्टम हुआ कि उनको अकाउंट्स क्लर्क में रिवर्ट कर दिया था और अकाउंट्स क्लर्क से फिर वो अपना पास करते। लेकिन आपको जे से ऊपर जाने के लिए आपको +2 पास करना अनिवार्य है, इसलिए एग्जाम का महत्व है। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें और जो भी क्लासेस हो रहे हैं उसकी बातों को आप नोट करके चलें, क्योंकि बहुत सारी बातें हम बोल गए आपने सुन लिया, लेकिन हो सकता है कि सुने कुछ 50% आपके दिमाग में है, 50% आप भूल गए। क्वेश्चन तो इसी में से आना है, ऑब्जेक्टिव भी आएंगे, सब्जेक्टिव भी आएंगे, जो भी आएंगे, तो आप लोग इसको नोट भी करते चले। आप लोग सोच रहे हो कि एक ही चीज़ को हम बार बार क्यों कर रहे हैं, हम मेरा यही है कि आपका कोई क्वेश्चन छूटे नहीं, क्योंकि आप जो भी अभी सुनेंगे हो सकता है कि आपको ज़्यादा याद है जब तक आप उस सिस्टम को जिस भी अनुभाग के संबंध जो भी टॉपिक आपको क्लास में बताया, क्योंकि हम लोग अपने अनुभव को आपसे शेयर कर रहे हैं। आप लोग जब यहाँ आए हैं तो घर से तो कोई कार्य सीख के आता नहीं, जो ऑफिस में काम करने के बाद ही सीखते हैं। तो हम लोगों का यही दायित्व है कि हम अपने अनुभव को आपसे शेयर करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको ग्रहण करें, और आप लिए अनिवार्यता भी है कि आपको एग्जाम पास करना है। तो ये तो और ये आपको उसके ऊपर लेखा विभाग में। हाँ हेलो, हाँ बोलिए। डिमांड नंबर 13 के अंतर्गत ये चार्ज किया जाता है। हाँ हाँ
क्या बोल रहे थे आप? ये डिमांड की बात बोल रहे हैं? हाँ हाँ, ठीक तो है। इसमें तो पिछले बार चर्चा भी। ये अभी फिलहाल आपको टू के हिसाब से ज्यादा नहीं इसमें समझना है। ये आप मोटा मोटी उतना डिटेल्स में नहीं जाए, इसमें अपेंडिक्स 3 वगैरह में ये सब थोड़ा ज्यादा डिटेल्स में जाए। अपेंडिक्स 2 में आप जो इसका लेवल है उसी लेवल में रहे तो ज्यादा ठीक रहेगा। ये अपेंडिक्स 3 या एलडीसी वगैरह होता है उसके लिए ज्यादा आप डिटेल्स में जाए। आप मोटा मोटी जो अभी अपेंडिक्स 2 का जो था इसमें, हाँ तो ठीक तो है। तो ये, हाँ, ये डिमांड नंबर 13 में ही जाता है। 210 से लेके 690 तक इसका है एलोकेशन, उसमें जाता है। तो ये एलोकेशन वाइज तो आपको अभी एक, हाँ हाँ प्रणाम सर। जी जी सर, थोड़ा बाद में बात करेंगे, अभी थोड़ा क्लास चल रहा था ऑनलाइन। तो क्लास, तो वो सर अपेंडिक्स 2 का अभी चल रहा है तो उसी में क्लास टेंशन। जी जी जी, तो ये खत्म हो जाता है उसके बाद सर थोड़ा देर में खत्म हो जाएगा सर। उसके बाद जाते हैं सेक्शन में तो फिर बताते हैं। पिछले क्लासेज में हम लोगों ने इनहांस फैमिली पेंशन के बारे में डिटेल्स चर्चा किया था। जो इनहांस फैमिली पेंशन क्या होता है, जो रिटायर करते हैं उसके 7 साल तक डेट ऑफ बर्थ से लिया जाता है, और अगर डेथ केस है तो 10 साल तक होता है इनहांस फैमिली पेंशन। एज क्वांटम पर भी उम्र आधारित पेंशन की भी चर्चा किए थे। तो 80 साल अगर किसी का उम्र हो जाता है तो उसको 20% इनहांस दिया जाता है, और 85 साल अगर हो जाता है तो उसको 30% दिया जाता है। 90 साल हो जाता है तो उसको 40% दिया जाता है। 95 होता है तो 50 दिया जाता है, और 100 हो जाता है तो 100% उसका बेसिक और इनहांस हो जाता है। सिर्फ पेंशनर का ही नहीं, फैमिली पेंशन का भी, जो भी उनकी फैमिली है उनका भी एज काउंट होता है। यदि फैमिली पेंशन का भी, पेंशनर का भी अगर 80 साल उम्र हो गया तो उनको भी 20% इन्हांस करके मिलेगा, जो उम्र आधारित पेंशन है। इसी तरह से उनका भी, कहने का अर्थ ये है कि सिर्फ पेंशनर का ही उम्र आधारित पेंशन नहीं मिलता है, फैमिली पेंशनर को भी उम्र आधारित पेंशन दिया जाता है। अच्छा, नहीं आवाज नहीं होती थी। हाँ, तो ये सिस्टम पेंशन के बारे में पूरा डिटेल्स हमने चर्चा कर लिया कि पेंशन कैसे, पेंशन अनुभाग में कैसे। आपका कुछ सवाल है क्या?
हाँ बोलिए, मुरारी जी। कम्युटेशन को मोटा मोटी हम लोग बोलचाल की भाषा बोलते हैं कि पेंशन को बेचना, यानी पेंशन जो हम लोग पेमेंट होता है उसको पहले ही हम बेच दिए एक मुश्त। ये 40% कोई भी एम्प्लॉय बेच सकते हैं मैक्सिमम। एक 96 से पहले 1/3 था, जो कि बढ़ा के एक 96 से 40% हो गया। मैक्सिमम 40% ही बेच सकते हैं, कम्यूट करा सकते हैं। बोलचाल की भाषा इसलिए बोल रहे हैं कि आपको समझ में, ये भाषा तो नहीं है लेकिन बोलचाल की भाषा में इसको बेचना कहते हैं, पेंशन बेचना। तो ये ऑप्शनल है, आप एम्प्लॉय सेल्फ डिक्लेरेशन देते हैं कि हम पेंशन को बेचना चाहते हैं या नहीं बेचना चाहते हैं, कम्यूट कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते हैं। अगर वो कम्यूट कराना चाहते हैं तो उनको एक मुश्त लमसम अमाउंट, लमसम नहीं, उसका कैलकुलेटेड अमाउंट जो हमने बताया था वो अमाउंट एक बार पेमेंट कर दिया जाता है। उसकी कटौती 15 साल तक अगले महीने से शुरू होती है। ठीक है, कम्यूटेशन ऑप्शनल है, अप्लाई करा भी सकता है, नहीं भी करा सकता। हाँ, ये कम्यूटेशन का आप लिख लीजिए। कम्यूटेशन का जैसे हम लोगों ने उदाहरण लिया था कि 40,000 किसी का बेसिक है तो उसका पेंशन हो गया, बेसिक पेंशन 20,000, उसका कम्यूटेशन कटेगा 8,000। ठीक है, तो उसका है फैक्टर एक दिया हुआ है, रेट है 8.194 इंटू 12। जो 60 साल पर रिटायर करते हैं, जो 60 साल पर रिटायर करते हैं उनका 61वां साल चार्ट बना रहता है, चार्ट देखने पेमेंट किया जाता है। तो जो अभी हम लोग चर्चा जो रेट बता रहे हैं वो जो 60 साल पर रिटायर करते हैं उनका 61वां का चार्ट जो है वो है 8.194 इंटू 12, 12 महीने से गुना किया जाता है, यानी 98.328। इसमें हम लोग 8,000 से गुना करते हैं जो हम लोग बेचे, जो हम लोग कम्यूटेशन अमाउंट हुआ, जो अमाउंट आता है वही उसका कम्यूटेशन पेमेंट हुआ। उसकी कटौती अगले महीने से 8,000 रुपया पर मंथ होगी। जब तक वो 15 साल तक अगर जीवित हैं तो 15 साल तक उसकी कटौती होगी। इनकेस इस बीच में अगर एम्प्लॉय की एक्सपायर कर जाते हैं तो वो बंद हो जाती है, 8,000 कटौती नहीं होगी और वो फैमिली पेंशन से उसकी कटौती नहीं होगी। ठीक है, कम्यूटेशन समझ लिए। कम्यूटेशन का पेमेंट क्या होगा, कम्यूटेशन का जो पेमेंट हुआ वो आप लोगों ने समझ लिया। अब कम्यूटेशन की कटौती जो होती है वो भी क्लियर हो गया। ठीक है, और ये 15 साल के बाद रिस्टोर भी हो जाता है। अगर 15 साल तक अगर वो एम्प्लॉय जीवित है, क्योंकि कई कंडीशन होते हैं इसलिए सब कंडीशन पर चर्चा करना जरूरी है। 15 साल तक अगर एम्प्लॉय जीवित है तो 15 साल के बाद वो रिस्टोर हो जाता है। रिस्टोर का मतलब फिर से वो बेसिक पे में जुड़ जाता है। लेकिन एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये डियरनेस रिलीफ जो मिलता है वो पूरे बेसिक पर मिलता है, यानी कि 20,000 जो हम लोगों ने उदाहरण लिया था, 40,000 वेतन का, 20,000 पेंशन, तो डीआर जो मिलेगा जो 17% अभी है वो पूरे अमाउंट पर मिलेगा 20,000। ऐसा नहीं है कि वो 8,000 कम्यूटेशन घटाने के बाद। क्लियर है, डीआर जो मिलेगा वो पूरे बेसिक पे पर मिले, पेंशन पर मिलेगा और उसके बाद वो 8,000 रुपया जो भी 40% उसका कम्यूटेशन जो अमाउंट आता है वो उसके बाद ले सकता है। ठीक है, कम्यूटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, सब समझ गए? नहीं, कम्यूटेशन पहले आप ये समझिए कम्यूटेशन किसको कहते हैं। ठीक है ना, कम्यूटेशन बोलचाल की भाषा में हुआ कि पेंशन को हम एक मुश्त बेच दिए। रिटायरमेंट के समय में जो रिटायर कर रहे हैं वो भर के देते हैं कि हम पेंशन को बेचेंगे, 40% तक मैक्सिमम रहता है। तो उसका एक अमाउंट जो उनको पेमेंट करना है उसका एक चार्ट बना हुआ है। जो 60 साल में रिटायर, जो 60 साल से पहले करेंगे उसका फिर चार्ट अलग होगा। जो 60 साल पर रिटायर करेंगे उनका 61वां का चार्ट आता है, उसका रेट है 8.194 इंटू 12, 12 महीने से गुना करते हैं, वो आता है 98.328। ये सुपर एनुएशन के केस में हुआ। और जो पहले अगर बीआरएस लेते हैं तो जितना है तो उसके ईयर के हिसाब से फिर मान लीजिए वो 55 साल का करते तो 56 साल का उनका चार्ट लिया जाता है, एक साल आगे बढ़ाया, तो वो रेट अलग अलग होता है। जो हमने रेट बताया वो सुपर एनुएशन जो 60 साल पर रिटायर करते हैं उनका 61वां के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो कम्यूटेशन का जो अमाउंट पेमेंट होता है रिटायरमेंट के समय में वो पहले ही पेमेंट हो गया, उसकी रिकवरी बाद में होती है।
तो जो रिटायरमेंट के समय कम्यूटेशन का अमाउंट पेमेंट हुआ, वो कम्यूटेशन अमाउंट किस तरह से पेमेंट होगा ये तो आप समझ लिए। कम्यूटेशन की रिकवरी फिर अगले महीने से जो होती है, जो 15 साल तक चलेगी, इसमें भी हम लोग समझ लिए। तो कम्यूटेशन तो वो 40% ही दे सकता है ना मैक्सिमम, जो उनका जो समय बेसिक पेंशन बनेगा, जो उसका बेसिक पेंशन बनेगा। हम्म हाँ 15 साल ही कटेगा उसका। हाँ 15 साल ही उसका कम्यूटेशन कटना है, क्योंकि उसका पेमेंट तो एक बार कर दिए ना, तो ज्यादा दिन कैसे कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, डीसीआरजी का जो फॉर्मूला है, ये अगर सुपर एनुएट कर रहे हैं, सुपर एनुएशन केस है, जो 60 साल की सेवा में रिटायर करते हैं, तो उनका बेसिक पे, अभी चूंकि वो रिटायर नहीं किए हैं इसलिए बेसिक पेंशन की बात नहीं कर रहा है, बेसिक पे यानी कि 40,000 का जो हम लोगों ने उदाहरण लिया था, 40,000 गुने डीए 17%, उसका जो 17% डीए आता है, गुने क्वालिफाइंग सर्विस, यदि वो 30 साल उनका डेट क्वालिफाइंग सर्विस है तो 30 गुने 2 बटे 4, 4 से भाग देंगे सुपर एनुएशन केस में। अगर वो डेथ केस है तब 40,000 गुने 17% जो डी आता है अमाउंट, गुने जो भी उनका 28-27 जो भी क्वालिफाइंग सर्विस है, गुने 2 और बटे भागा 2, माने उसका डबल हो जाता है। इसमें 4 से भाग दे रहे थे, इसमें 2 से भाग दे रहे हैं। डीसीआरजी का पेमेंट इसी तरह से करते हैं। ठीक है। बेसिक पे यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा, बेसिक पे की बात हो रही है, बेसिक पे पेंशन की बात नहीं हो रही, बेसिक पे की बात हो रही है, क्योंकि अभी वो रिटायर नहीं किया है। रिटायरमेंट के बाद बेसिक पेंशन की बात हो रही है। अभी हम लोग जो लास्ट डेट है उस दिन जो पेमेंट करते हैं वो बेसिक पे पे करते हैं। ठीक है। बेसिक पे गुने डीए जो रेट प्राप्त है जिस समय रिटायर करते हैं, अभी 17% चल रहा है। क्वालिफाइंग सर्विस जो हम लोगों ने भेंट किया था, जिनका जितना नेट क्वालिफाइंग सर्विस आता है, नेट क्वालिफाइंग सर्विस पर भी हम लोग डिटेल चर्चा कर ली कि जितना दिन वो सर्विस की उसमें से माइनस कर लेते हैं एलडब्ल्यूपी, वो जो आता है वो नेट क्वालिफाइंग सर्विस होता है। नेट क्वालिफाइंग सर्विस गुने 2 बटे 4 सुपर एनुएशन केस में। डेथ केस में बेसिक पे गुने डीए गुने क्वालिफाइंग सर्विस गुने 2 बटे 2। ठीक है। डीसीआरजी का पेमेंट, इसका फुल फॉर्म भी आप लोगों ने समझ लिया। डीसीआरजी का फुल फॉर्म, ये हम इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, डीसीआरजी का फुल फॉर्म क्या होता है, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी। लोग ऐसे जनरली बोलते हैं ग्रेच्युटी कितना मिलेगा, इसकी मैक्सिमम लिमिट 20 लाख रुपया है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इससे ज्यादा भी अगर इस फार्मूला पे अगर आता है 20 लाख से ज्यादा, तब भी हम उसका पेमेंट 20 लाख ही करेंगे। लिमिट से लिमिट कर दिया गया कि 20 लाख से पेमेंट ज्यादा नहीं करना है। ठीक है। जिनका ज्यादा पे है, उनका बेसिक पे अगर ज्यादा है, उनका अगर 20 लाख से ज्यादा भी अगर अमाउंट हो जा रहा है, तब भी मैक्सिमम उनका पेमेंट करेंगे 20 लाख ही। ठीक है। ठीक, क्लियर।